बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर रियाज साहब के साथ ये इंटरव्यू हमारा कुछ दिन पहले तय हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से अब हमें ऐसे वक्त में करना पड़ रहा है कि इस वक्त सेंटोरस में जिसके वो ओनर है और जो इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है, तो बदकिस्मती से उसमें आग लगी हुई है। और मैंने मुनासिब भी नहीं समझा, सरदार साहब से मैंने ख़ुद भी ये दरख्वास्त की, क्योंकि हमारा उनके साथ थोड़ी सी हल्की पुल्की गपशप का और छेड़खानी का भी इरादा था। वो एक ज़िंदा दिल इंसान है, तो मैंने ख़ुद उनसे ये दरख्वास्त की कि आप, चूँकि वो हम सब का और इस पूरी कौम के लिए एक अलमिया है, और अल्लाह करे कि आग भी जल्दी बुझ जाए और कम से कम नुकसान हो। और अभी तक ये एक खैर की ख़बर है कि वो बेहतरीन इंतज़ामात की वजह से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई। तो मैं सरदार साहब के साथ ये लड़ाई कर रहा था कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि इस वक्त पे आपको उलझाऊँ इंटरव्यू में, और ख़ुद भी उनको बार बार ये पेशकश की कि हम किसी अगले दिन कर लेंगे। लेकिन सरदार साहब इतने मज़बूत आसाब के मालिक हैं और इतने फ़ाइटर हैं और इतने ज़िंदा दिल है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंटरव्यू करेंगे। तो इस वक्त में हमें ये इंटरव्यू करना पड़ रहा है। तो एक तो मैं सरदार साहब आपका वक्त देने के लिए बहुत मशकूर हूँ, और फिर आज ये जो हादसा पेश आया है, तो हमारी तरफ से दिली अफसोस भी और दुआ भी है कि अल्लाह ताला नुकसान को कम से कम करें और आइंदा के लिए इस तरह की आफतों से बचाएं। सफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो कलिमात कहे, जो हमदर्दी का इज़हार किया और जो मेरे बारे में कहा, मैं उसके लिए इंतहाई आपका मशकूर हूँ। चूँकि ज़िंदगी का ये सारी चीज़ें हिस्सा है। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर, और स्पेशली जब आप लोगों को लीड कर रहे होते हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं, तो आप किसी न किसी तौर पे, मैं इसको, जब आप क़यादत करते हैं तो आप सियासी इमामत कर रहे होते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे जुड़े ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके लिए आपकी तरफ देखते हैं कि जब मुश्किलात हों, ऐसी सूरत हाल हो, तो उसमें क्या करना चाहिए हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये सारे चीज़ें रखी हुई होती हैं, उसके अंदर ये सारे वस्फ़ मौजूद होते हैं। ये अलग बात है कि आप किस सूरत हाल में किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह चीज़ों को फेस करते हैं। लेकिन मैं इस हवाले से बिल्कुल मुकम्मल मैं यकीन और ईमान भी अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। और दूसरा ये है कि नुकसानात भी होते हैं, और ये आपके लिए मतलब एक आजमाइश भी आती है। आपका ज़्यादातर बिज़नेस यूएई में था, तो आपने इस्लामाबाद में एक इतनी टॉलेस्ट और बड़ी बिल्डिंग बनाने का कैसे सोचा? कारोबारी मरकज़ भी है। जो हमारा कोर ज़्यादा बिज़नेस है ना, जो हमारा हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरबिया दमाम में है, जो आरामको का हेडक्वार्टर भी वहाँ पर। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी सऊदी अरब में? सऊदी अरबिया में, और फिर हमारे सारे मिडिल ईस्ट मुल्कों में, कतर में, कतर में भी हम काम कर रहे हैं। कतर की जो वहाँ पे बड़ी फैमिली है, रॉयल फैमिली, उनके वो हमारे स्पॉन्सर हैं। बहरीन में हमारे पास अच्छी खासी तादाद है, दुबई में भी हमारे साथ। फिर हमने यूएई में जो शेख जायद के बेटे हैं, उनके साथ भी हमने काम किया काफ़ी टाइम। और पाकिस्तान में सेंटोरस के अलावा कोई और बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी? पाकिस्तान में हमारा सेंटोरस के अलावा, चूँकि हम पहले भी यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन ये चूँकि अपनी नौयत की एक बहुत बड़ी मतलब बिल्डिंग भी थी और कॉम्प्लेक्स भी था। इस तरह का मिक्स यूज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था कि ये बाहर के मुल्कों में कॉमन हो गया था। हमें जब ये जगह 2005 में हमने ख़रीदी, तो उस वक्त 7.25 अरब की ये जगह थी। तो उसमें ये हुआ कि कतर की गवर्नमेंट ने हमें इससे डबल जगह उन्हें फ्री में ऑफ़र कर दी, चूँकि हम काम कर रहे थे उनके साथ। उनका जी यहाँ बनाई। ये वो टाइम था कि जब कतर भी एक नई डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट और अपने मुल्क को उठाना चाह रहे थे। हमने ये सोचा कि इतना टाइम बाहर रहने के बाद हम जब मरते हैं दुनिया के किसी मुल्क में, तो बॉक्स में हमारा ताबूत जो है, डेड बॉडी जो है, वो अपने मुल्क में आती है और अपने एरिया में दफन होती है। सिंबॉलिक नेचर होती है। कई दफ़ा लोग बाहर हादसात में भी मरते हैं, वो शायद डेड बॉडी पहचानी भी नहीं जा सकती, लेकिन वो कार्गो में आएगी, यहाँ आएगी। तो हमने वहाँ पे यही कहा कि जी इस जगह को, और यहाँ हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े डेवलपर हैं, हमारी जस्ट टोकन मनी थी 2 करोड़ या 5 करोड़ की, उसके साथ उन्होंने मुझे 2.5 अरब की ऑफ़र भी की। उस पर भी मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट हमने बेच दिया तो लोग सारी उम्र हम पे यकीन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी प्रोजेक्ट करने में सीरियस नहीं है, ये बेच जाते। तो वो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर 2.5 करोड़ या 4 करोड़ के साथ आपको 2.5 अरब मिल रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे टारगेट 2.5 अरब का नहीं है, बेसिक क्रेडिबिलिटी है।
कि लोगों को यकीन हो कि ये पार्टी जो कहती है वो करती है। कितने एसेट्स है आपके? एसेट्स अल्हम्दुलिल्लाह देखें, प्रॉपर्टी भी हमारे पास अच्छी खासी है। हमारी कंपनियां जो यहाँ पे हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ 13 कंपनियां हैं जो प्रॉपर रजिस्टर्ड इदारों के साथ। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं हमारी के जो रजिस्टर्ड नहीं होती, उसके लिए लास्ट डिफरेंट होते हैं, वो स्मॉल बिजनेसिस के अंदर आती हैं, ट्रेडिंग करती हैं मुख्तलिफ तरह की। लेकिन जो प्रोफेशनली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि ये जो हमारी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होती है, इसके अंदर एक डक्ट यूज़ होती है, हमारे यहाँ पे कॉमन है, मतलब बहुत हद तक मतलब कॉमन होने के बाद उसमें जीआई की शीट लगती है और उसको बाहर में आपको रैपिंग भी करनी पड़ती है। हम इटली से एक एजेंसी लेके आए और हमने 1 साल के अंदर ये स्ट्रेंथ देखेंगे आपके प्रोफेशनली कि हमने ये जो रावलपिंडी में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना, ये हमने किया, CMH पिंडी वाला हमने किया, सिंध असेंबली हमने की। तो जब हमने शुमार किए तो 1 साल के अंदर हमने 290 प्रोजेक्ट किए। अच्छा। तो लोग कह रहे थे कि जी इसका राज क्या है। मैंने कहा जी राज तो हमारी टीम को पता होगा, लेकिन राज इसके अंदर बुनियादी तौर पे ये है कि हम प्रोफेशनली जब किसी चीज़ का, तो बाहर के मुल्कों में भी अभी हमें जब काम मिलता है तो वो क्रेडिबिलिटी में मिलता है, तो यहाँ पे भी वो क्रेडिबिलिटी थी कि ये पार्टी कुछ भी होगा, लॉस प्रॉफिट इसका टारगेट नहीं होगा, इसका टारगेट क्रेडिबिलिटी। बतौर MLA आपने एसेट्स कितने डिक्लेयर किए हैं? एसेट्स का मुझे याद नहीं उसके अंदर कितने होंगे, लेकिन मुमकिन है वो आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं। चूँकि एसेट्स की जो बुनियादी तौर पे ना, जब हम चीज़ ख़रीदते हैं हम वो प्राइस लेके चलते हैं, तो ज़्यादातर चूँकि हमारा बिज़नेस जो है वो कंपनियों का है, कंपनीज़ के अंदर ये होता है कि हमारी जो फैमिली के लोग होते हैं उनके भी शेयर्स होते हैं, तो वो सारी की सारी फैमिली है। तो जो मैंने वहाँ जमा कराने का पाबंद होता हूँ, वो ज़्यादातर तो जो इंडिविजुअल आपके एसेट्स होते हैं वो मैटर कर रहे होते हैं। तो उसमें यह है कि जो कंपनी के अंदर आप अपनी सिर्फ डायरेक्टरशिप या शेयर का कह सकते हैं कि जी मेरे शेयर हैं 15% हैं, 50% हैं, तो कंपनी की सूरत में आपकी इंडिविजुअल रिटर्न तो इतना मैटर नहीं कर रही होती। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि वो कई सौ बिलियंस में। आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाह वगैरह नहीं लेते? ये हेलीकॉप्टर भी आप अपना ज़ाती इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं पंजाब में भी चूँकि 4 साल रहा, हाँ, पंजाब में भी मैंने 1 रुपया नहीं लिया। मैं सरकारी गाड़ियाँ ज़रूर यूज़ करता था, और उसकी वजह भी ये थी कि जब हम मूव करते हैं अपनी ऑफिस के अंदर, सेक्रेटरीट के अंदर, चूँकि जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं उससे कोई कई सौ गुना बड़ी पावरफुल और अच्छी गाड़ियाँ मेरे पास अपनी होती हैं। उस पर्पज़ के लिए जब मैं यहाँ से लाहौर आता जाता था, मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में ही बैठा होता था, चूँकि वो जितनी लग्जरी होगी इतनी सरकारी गाड़ी नहीं हो सकती। हेली आपका अपना है? जी, अली में मैं इदारों का यूज़ करता हूँ, जिसका भी यहाँ मुख्तलिफ इदारों के पास होते हैं। हाँ, तो मुझे अपने का भी कोई मसला नहीं, बीच में हम अपना भी रखते रहे, अभी दोबारा भी हम उसका अपना जहाज़ भी और उसका करते। ये कोई इतनी बड़ी प्राइस नहीं होती, मतलब आजकल तो गाड़ी जो है ना, हाँ, अच्छी गाड़ी जो है वो 10-12 तो अब आप किराए पे लेते हैं या ज़ाती किराए इस्तेमाल पे करते लेते हैं। हैं? मैं किराया उसका खुद देता हूँ। अच्छा। जो उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट के लिए देखें, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास तो है ही कुछ नहीं। आपको जिस दिन हम मुजफ्फराबाद लेके जाएंगे, आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि वहाँ सूरत हाल क्या है। देखें, कल हमने दिन बनाया अर्थक्वेक के हवाले से, 8 अक्टूबर 2005 अच्छा, को नहीं, जो है। सियासत और हुकूमत की तरफ बाद में आते हैं। अब जब आप सियासत में आ गए हैं तो ये बिज़नेस को कौन संभालता है? इतना फैला हुआ बिज़नेस है। देखिए, हमारा जो बिज़नेस है ना, ये बुनियादी तौर पे हमारे मुल्कों में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं सेठ कल्चर। सेठ कल्चर क्या करता है कि वो सुबह कुछ और कानून पास करता है, दोपहर को कुछ और उसको ख्याल आता है, एक नई लेजिस्लेशन कर देगा, और शाम को भी कर देगा। और इस तरह का काम कई सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। मैं बुनियादी तौर पे एक मेरा माइंड है, मैं उस माइंड के साथ चलता हूँ, और वो मेरा माइंड कारपोरेट चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ये प्रॉपर कारपोरेट कल्चर है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसमें लोग कहते हैं जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। लोगों का एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब सिक्योरिटी नहीं करता देता। मैं ये कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी कहीं नहीं है। अच्छा। मुझे कई दफ़ा स्टाफ ये कहता है कि सर फ़लाँ खातून को आप कुछ नहीं कहते, फ़लाँ बंदे को कुछ नहीं कहते, ये आपके लाडले के तौर पे मशहूर हुए। तो मैं उनको कहता हूँ कि बात सुनो, कुछ होते कमाऊ बूत, वो कमा रहे हैं तो आप सारे खा रहे हैं। तो मैंने कहा आप क्या कहते हैं, मैं उनको भी डिमोरलाइज कर दूँ। और इसमें यह कि बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करते हैं लोग। मैं आपको बताऊं कि 18 साल में, 15 साल में हमारे पास बंदा अगर 20 या 30 हज़ार रुपये आया था, तो इस वक्त 10 लाख ले रहा है। हाँ। उसको कंपनी ने घर भी दिया होगा, उसको गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ दी होंगी। वो एक कंपनी के लिए एक डिफरेंट मतलब है उसकी कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन ये 15 से 18 साल में किसी गवर्नमेंट के इदारे में
इवन PSO है, OGDCL है, PIA तो अब नहीं रही, किसी ज़माने में लोग कहते थे कि PIA, PSO, OGDCL, लेकिन OGDCL का भी अगर आप देखें कि वो भी इतनी तनख्वाह नहीं दे सकती, PSO भी नहीं दे सकती। हमारे इदारों के अंदर भी वो तमाम मराहत हैं कि जो एक प्राइवेट सेक्टर को देनी चाहिए। वो मेडिकल पेरेंट्स भी कवर होते हैं, बच्चे बीवी भी कवर होते हैं। तो एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो सरदार साहब के साथ गुफ्तगू कंटिन्यू रखेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे मेहमान हैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। सरदार साहब, आप एक मतलब कारोबारी शख्सियत, कारपोरेट सेक्टर के, फिर आप एक ज़िंदा-दिल इंसान भी है, ये सियासत के गंद में हाथ क्यों डाला? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं चूँकि पंजाब में जब गया था तो मेरे को अपनी मर्ज़ी से नहीं गया था, मेरी बहुत हद तक ख्वाहिश और चाह कि मेरी वफाक में अगर ये, चूँकि जो मैंने पंजाब में 2018 में बीइंग ए केयर टेकर मिनिस्टर, पंजाब के अंदर 3 वजारतें जो इस पंजाब के सिस्टम को समझते हैं, मैंने तो एक की ख्वाहिश की थी कि मैं पहले पंजाब जाने को तैयार नहीं था। मुझे बहुत कहा गया कि जी, चूँकि इलेक्शन होना था और बेसिकली एक तो वो केयर टेकर वाला है ना, एक आपका रोल होता है कि आप किस तरह कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कुर्सी की दूसरी साइड पे बैठ के ना, जो पब्लिक सीट के ऊपर बैठा हुआ है वो बादशाह है, उसको जो चाहे सलूक करे, फ़ाइल देखे ना देखे और दरवाज़ा बंद करके बेशक सोता रहे, खराटे लेता रहे। तो जब हम सीट की दूसरी तरफ बैठ के सफ़र करते हैं, इन इदारों के मामलात देखते हैं तो बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। अब पंजाब में जो मेरी कंट्रीब्यूशन थी वो देखने के बाद PTI ने, खान साहब के साथ मेरी वाकफियत थी बहुत पुरानी। खान साहब हमारे पास सऊदी अरबिया में 1996 में गए थे। PTI में पैसा कितना लगाया, क्योंकि आप तो दिल के बड़े सखी हैं? नहीं, उसमें देखें दुनिया सारी में पार्टियां जो है कि जो पैसे उनको लोग डोनेट करते हैं, मतलब है देखें ऑफिशियली पैसा देना, किसी पार्टी को कंट्रीब्यूट करना, और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर देखें हमारी जमहूरियत में और उनकी जमहूरियत में कुछ कबातें हैं। हमने वो कबातें पैदा की हुई हैं, जो हमारा सिस्टम होना चाहिए था जमहूरी। अब ये देखें कि अगर एक आपने पार्टी चलानी है, जलसा करना है, जुलूस करना है, तो उसको पार्टी को पैसे चाहिए होंगे। जैसे गाड़ी है, आप उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो चलेगी, या डीजल डालेंगे तो चलेगी। सवाल ये था कि आपने कितने बिलियन लगाए होंगे PTI नहीं, में? बिलियंस तो PTI पे मैंने नहीं लगाए, लेकिन मैंने PTI के साथ में कंट्रीब्यूट करता हूँ, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं देखिए गुजारिश करूँ कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे जो टैक्सेशन है कि प्राइस वाटर हाउस जो है उसमें ये अगर फर्म आपकी फर्गूसन आपका टैक्स कंसल्टेंट, हमारे ऑडिटर जो है वो KPMG वाले, दुनिया की टॉप की अगर 2 बड़ी फर्म है, एक आपके ऑडिटर हैं और एक आपके, चूँकि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं ये नाउन बिज़नेस है, एस्टेब्लिश बिज़नेस है, और इसके तमाम नॉर्म्स आपको वही अडॉप्ट करने हैं जो किसी दूसरे अच्छे बिज़नेसमैन को करने चाहिए। और ये वर्ल्ड वाइड कंपनियाँ जो ऑपरेट करती हैं वो आपके लिए वो नहीं नोट के लिख के दे देंगे कि जी, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। मैं ये समझता हूँ कि हम अगर लेजिटिमेट बिज़नेस करने के बाद एक आदमी के पास जो पैसे हैं और जो टैक्स भी हम अरबों रुपये में टैक्स देते हैं, हम वो तस्वराती जो लोग सेल टैक्स और वो गिनवा रहे थे, हम उसको कभी नहीं काउंट करते। हम इनकम टैक्स की बात करते हैं कि वो अरबों रुपये में देते हैं इस सेंटर। लेकिन उधर आपका एक ग्रेजुअल वो हुआ, दादा कर रहे थे, वालिद साहब कर रहे थे, फिर आपके यहाँ आ गया। यहाँ सियासत में आप आ गए और छा गए, और फिर जो है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक नियाजी का तख्ता उल्टा दिया और आप वज़ीर आज़म बन गए। तो ये क्या कमाल था? नहीं, उसमें नोट इस्तेमाल किया या बूट इस्तेमाल किया? उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि देखें, आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है ना, उसको एक्सप्लॉइट किया गया लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए। मेरे दादा जो हैं वो अभी भी माशाल्लाह हयात हैं जी। और 1964 में जो पहला आपका BD इलेक्शन जो जनरल अयूब खान के दौर में हुआ, बेसिक डेमोक्रेसी वाला, उसमें वो मेंबर बने। और उसके बाद हमारे जो 4 अजला हैं पुंछ के, जो बेसिकली पहले एक ज़िला होता था, इस वक्त 4 है। उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी अभी भी जो एक डिस्ट्रिक्ट की 5 असम्बली की सीटें, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट, 3 हैं, मुजफ्फराबाद, हमारा रावलाकोट, और तीसरा कोटली, जिनकी असम्बली की सीटें ज़्यादा 5-5, 6-6 सीटें। उसमें मुजफ्फराबाद की इस वक्त जो है ना वो उसकी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की मिला के 9 सीटें उनकी है।
तो एक लंबे अरसे तक, वो 30 साल से ज़्यादा अरसे तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर थे इन चारों अजला के सियासत के अंदर, फिर चेयरमैन बनते रहे। उन्होंने एक अपनी भरपूर लाइफ गुजारी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सियासत करते रहे और वो आज भी उधर ही कमिटेड है। वो उन्होंने हमें नहीं रोका, लेकिन मैं आपकी ये बताऊं कि जो फैमिलियों को नज़रिया रखती है ना कमिटमेंट, तो उनको एक उनकी बांजी ने मजाक की मेरे हवाले से कि वो पीटीआई में फलाना उधर है, तो आप किधर? उन्होंने कहा मैं जिधर था उधर ही हूँ। तो उन्होंने कहा जी वोट, तो उन्होंने कहा वोट इनको दें जो अब सियासत कर रहे हैं प्रैक्टिकल। अच्छा। लेकिन मैंने कोई जमात नहीं छोड़ी। ये एक वो सच्चाई और खरापन है कि आप उस अपनी बात को रिपीट करें कि जी आप कहाँ पे हैं, आपका नज़रिया क्या। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो दूसरा ये था कि ये मैं क़य्यूम नियाज़ी का तख्ता कैसे उल्टा आपने? मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मेरे सक्के चाचा जो थे वो असम्बली के मेंबर थे, हमने उनको पीटीआई में शामिल कराया। जो हमारा जहाँ पे घर है आबाई, उस हल्के से अभी पीटीआई ने उनको टिकट दिया हुआ था और वो अनफॉर्चुनेटली टिकट उनको मिला हुआ था। उसके बाद उनकी गाड़ी दरिया जेलम में गई और वो शहीद हो गए। ये जो अहमद इनके इसके वाले साहब थे, ये उनका दूसरे नंबर का बच्चा। तो सियासत के अंदर तो फैमिली थी, किसी न किसी फॉर्म में वो सियासत के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन मेरा जहाँ तक तल्लक है, अगर मुझे कोई आज़ाद कश्मीर की सियासत का कहता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। बिल्कुल कभी तसव्वुर में भी नहीं था। मैं अभी भी कई दफ़ा तन्हाई में बैठ के सोचता हूँ कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर 4-4 सालों तक नहीं गया। मैं आज़ाद कश्मीर की जो एक बड़ी लीडरशिप है ना, जो नाउन होती है, उनके किसी को मिला होगा, किसी का नाम सुना होगा। सेकंड थर्ड लिया कि कोई हारता है, खड़ा होता है असम्बली का मेंबर के लिए उम्मीदवार से, ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता था, जो कि मैं वहाँ की सियासत में दिलचस्पी नहीं लेता था। और आप बाकी नेशनल सियासत की बात करते हैं, मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा कि आप आज़ाद कश्मीर का टीवी चैनल खोलते पार्ट, मैंने कहा ये बात सुने, मैं नेशनल लेवल पे काम करता हूँ, आप मुझे रीजन में क्यों घसीट रहे हैं, मैं रीजन में क्यों जाऊँ। तो उसके लिए ये कि ये कुदरत की तरफ से ऐसा माहौल बनना था, जो कि जो जीबी के इलेक्शन हुए उसमें हमारी कोई सूरत नहीं। लेकिन आम मार्केट में ये अफवाह है कि जी बड़ी जो है ना, एक तो सेंटोरस में बहुत सारे पीटीआई के लीडरों के फ्लैट्स भी हमने देखे और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर और ये सारे लोग जो है आपके लिए लॉबिंग कर रहे थे। तो इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज़ बताऊं कि सेंटोरस में मेरे जो नॉलेज में है कि जिसके अपार्टमेंट है, जो मेरी नॉलेज में है, वो है आज़म स्वाति साहब का। और आज़म स्वाति साहब को ये फ्लैट लिए हुए 12-14 साल हो गए। हाँ, वो तो खुद करपति है, अमेरिका से। वो अमेरिका से वो आए थे, एक शरीफ और नफ्स आदमी है। हम भी ओवरसीज़ हैं, वो भी ओवरसीज़ हैं। जो फ्लैट्स हैं वो तमाम पार्टियों के लोगों के हैं और शायद ज़्यादा हैं। इस वक्त जब ये डिस्टर्ब हुए, हमारी गवर्नमेंट पहले ख़त्म हो गई, तो तमाम वज़रा ने, पीटीआई के वज़रा में से एक आध को छोड़ के, उसने काफ़ी दिनों तक घर रखा, पता नहीं अभी भी रखा हुआ है या छोड़ दिया। मैं सच्ची बात करूंगा कि अपने अपने मिजाज की बात है। बाकी पीटीआई के लोगों ने पहले घर खाली कर दिया। पीटीआई के लोग इस वक्त तकरीबन 10, 12 या 15 रहते हैं, जो हमारे मिनिस्टर थे या सेनेटर थे। आपके पास भी किसी और मुल्क की सिटीजनशिप है? आपने ओवरसीज़ का कहा। इसमें देखें ना, मैं जिस चीज़ पर जो हमारे लोग सिटीजनशिप ले चुके हैं, हमारे अंडर काम करने वाले यहाँ पे भी, सऊदी अरबिया में हमारे पास 25,000 लोग काम कर रहे हैं। 25,000 में से 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी है। और ये जो पाकिस्तानी है, ये साल का 6 से 7 अरब रेमिटेंस भेजते हैं। अब हमारे मतलब है कि नीचे काम करने वाले लोगों की इमिग्रेशन कनाडा की ली हुई है, माल्टा की ली हुई है, यूके की ली हुई है, वो हमारे लिए इशू नहीं था। और स्पेशली जो कैरिबियन आइलैंड है, वो तो आपको 3 लाख $3.5 लाख में पूरी फैमिली के पासपोर्ट। नहीं सरदार साहब, मुझे वो बुनियादी, लेकिन मैं आज भी उसी ग्रीन पासपोर्ट। आप खुद कह रहे थे कि आप आज़ाद कश्मीर की सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते थे। आपका पहले ठीक है, एक वो चचा का आपका पस मंज़र था, लेकिन आपने इतने बड़े ताकतवर, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, और वो एक गाहक सियासतदान है क़य्यूम नियाज़ी साहब, तो उनका तख्ता कैसे उल्टा? उनका मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ। बुनियादी तौर पे जब मैं पीटीआई में आया, सरदार क़य्यूम नियाज़ साहब कहीं किसी कौमी मंजरनामे में नहीं थे कि वो रियासती सियासत करते, वो अपने हल्के की सियासत करते। और उनके हल्के की जो सियासत है वो 1985 से, सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब मेरा 85 से पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने थे लोकल गवर्नमेंट में, जिसको ज़िला काउंसिल का मेंबर कहते हैं। उनके भाई जो थे वो मिनिस्टर थे 85 में, जो उनसे बड़े हैं, सरदार मुस्तफ़ा, और बड़े काबिल इज़्ज़त आदमी है सरदार मुस्तफ़ा साहब। लोग उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं और वो उसूल पे चलने वाले आदमी हैं।
हुआ ये कि मैं जब आया तो आगे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर साहब थे, तो बैरिस्टर साहब के कुछ मरकज़ी क़यादत के साथ कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन कोई अल्टरनेट क़यादत नहीं थी। जब आप और उनकी भी नहीं बनती बैरिस्टर साहब की? नहीं, शुरू में हमारा इख्तलाफ ये हुआ कि मुझे बैरिस्टर साहब ने कहा कि आप आएँ तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो कौन से करेंगे। ज़ाहिर उनका ख्याल था कि जहाँ पे इनके चाचा है, तो बैरिस्टर साहब खुद भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे थे? बिल्कुल बनना चाह रहे थे। तो उसमें यह कि मुझे कहते जी हम आपस, चूँकि हमारी दोस्ती थी पहले, तो कहते जी कि हमारी नाराज़गी होगी, तो मैंने उनको कहा मुझसे नाराज़गी आपकी बनती नहीं है। एक तरफ बैरिस्टर सुल्तान जैसा गाग सियासतदान, दूसरी तरफ ये क़य्यूम नियाज़ी, उन दोनों क़य्यूम नियाज़ी साहब का तरह के तो वहाँ बहुत सारे थे उस तरह के, जैसे क़य्यूम नियाज़ी साहब चूँकि सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो लेकिन खान के फेवरेट थे, तो उनका तख्ता कैसे उल्टा आपने? आपको बताऊँ कि इससे पहले वो सिर्फ एक दफ़ा इलेक्ट हुए थे, चूँकि इनके भाई इलेक्ट होते रहे। ये 2006 में मेंबर इलेक्ट हुए, लेकिन 2006 की आज़ाद कश्मीर की असम्बली बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ के अंदर रकम हो गई है। 2006 के अंदर आने वाली असम्बली, जिसके सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब हिस्सा थे, इसने अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ 4 दफ़ा अदम-ए-एतमाद लाया और 4 वज़राए आज़म बने। अच्छा। एक दफ़ा सरदार अतीक साहब बने, फिर सरदार याकूब साहब बने, फिर राजा फ़ारूक अदर ख़ान साहब बने, और फिर सरदार अतीक साहब आखिर में 8-9 महीने के लिए बने। तो ये वो पार्टी थी और वो असम्बली थी कि जो 4 दफ़ा ये करती रही। सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब उसका बिल्कुल हिस्सा थे। लेकिन आप और आपके साथियों ने उस वक़्त उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे। क़य्यूम नियाज़ी साहब जी, लेकिन अब जब आप वज़ीर-ए-आज़म बने तो आपने उनसे उस करप्शन का कोई हिसाब नहीं अभी लिया। असल में देखें, बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो जो करप्शन के इल्ज़ामात जो लगे, मैंने ज़ाती हैसियत में तो शायद नहीं लगाए, लेकिन हमारे कोलीग्स ने लगाए, लेकिन वो कोई गलत भी नहीं थे। अच्छा। देखें, हुआ होता ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक आटे की सब्सिडी दी जाती है आम आदमी के लिए, जो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ है। आटे की सब्सिडी थी को 50-55 करोड़ की, और बेशुमार चीज़ें। तो सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब से आज भी अगर आप पूछें ना कि मुज़फ़्फ़राबाद में फ़लाँ बंदा फ़लाँ हल्का कौन सा है, उनको नहीं पता। आप पूछें खुईरट्टा में कौन सा है, कोटली में कौन सा है। हम चूँकि कंपेन में अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे भाई हैं, वो कंपेन के हेड थे और मैं डिप्टी था। मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 8-8 लोग पार्टी के हक़ में बैठाए, और जिसमें कई साबिक़ वज़रा शामिल थे, बड़े मतलब नाउन मतलब जय्यद किस्म के सियासी, उनके अपनी बरादरियों के ऊपर कंट्रोल। एक हमारे वहाँ पे हल्का लच्छराट है कोटला मुज़फ़्फ़राबाद में, तो वहाँ पे हम जब गए, मुराद सईद साहब थे, अली अमीन गंडापुर साहब थे, तो इनको उन्होंने शाह जी हैं मंजूर हुसैन गिलानी। अली अमीन साहब जब पैसे बांटते थे वो उनके अपने पैसे होते थे नहीं या बांटे, वो आपके? असल में वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी सेंसा की साइड पे, इधर हमारे साउथ में, तो वो बेसिकली उन्होंने बच्चों को दिए। उस दीवार का वो कह रहे थे वो गलत मिस रिपोर्ट किया गया। देखें, पैसे पार्टियां देती होंगी, लेकिन कोई भी इतना बच्चा नहीं होता कि पब्लिकली कैमरे के सामने इस तरह पैसे बांटेगा और वो 5-5-10 हज़ार बांटेगा। ऐसी बात नहीं थी, मैकेनिज्म होता है। अगर ये कोई कहे कि नहीं कोई बांटता, बांटते होंगे लोग। लेकिन मेरे कैमरे के पीछे बैठे हुए प्रोड्यूसर मुझे बार बार फिर ब्रेक का कह रहे हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक, और सरदार साहब के साथ ये गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जरगे में हमारे साथ हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। सरदार साहब, एक अभी इमरान ख़ान साहब इरादा रखते हैं इस्लामाबाद पे हमलावर होने के लिए, आप की हुकूमत इस मामले में साथ देगी उनका? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी साथ। हाँ, देखिए, हम चूँकि पार्टी पॉलिसी और जो हमारा लीडर है, जो वहाँ के लोग हैं, वो मुझे लीडर, जो कि मैं पाकिस्तान उसका पीटीआई का सदर, आज़ाद कश्मीर का पीटीआई का सदर भी और वज़ीर-ए-आज़म भी। देखिए, पार्टी लाइन लेंथ से तो हट के कोई हमारी है तो नहीं। जब आपकी पुलिस आपके साथ होगी और वो इधर आएगी और इस्लामाबाद की पुलिस रोकेगी, तो ये तसादुम नहीं? आप जैसा इतना मायानाज़ जय्यद साफ़ी, आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, इमरान ख़ान साहब ने अभी तक कश्मीर हाउस में पैर ही नहीं रखा, जबकि माजी में तमाम बड़ी पार्टी की क़यादतें, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जब उनकी यहाँ हुकूमतें ख़त्म होती थी तो उनका रहन सहन सारे मामला कश्मीर हाउस के अंदर होते थे। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे हुआ कि चारों सूबों के अंदर हुकूमत नहीं होती थी, सिर्फ कश्मीर की होती थी। देखें, कश्मीर के चूँकि जो हुकूमत है उस पार्टी के चेयरमैन वो है, तो उन्होंने ना तो उसको कैश कराया। हमने खान साहब को कहा था कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपकी जान ज़्यादा कीमती है, हमारे पास इंटेलिजेंस ज़राए भी, जब आप हुकूमत के अंदर होते हैं, हम वफाकी एजेंसियों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, तो हमने उन्हें ये कहा था कि आपकी जान को भी शदीद ख़तरा है।
और आपके लिए मुश्किलात हो सकती है। तो मैंने उनको खान साहब को ये कहा था कि नई बात नहीं करने जा रहे, माजी में ये प्रेसिडेंट्स मौजूद है, इसका कोई कानून नहीं हुआ करता। बतौर हुकूमत आप लोग साथ देंगे? बतौर हुकूमत साथ देंगे, चूँकि हम पार्टी के लोग हैं। देखें, हम कोई गैर जनबदार बगैर टिकट के तो इलेक्ट होके आए नहीं। एक आपकी जो है ना, हमारी फ़ौज के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब ने फ़ौज के बारे में जो लहजा इस्तेमाल करना शुरू किया है, न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर वगैरह, तो इस मामले में आप उनको मना नहीं करते? देखिए, उसमें पार्टी के अंदर कुछ है, हमारे हर पार्टी के अंदर ये होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ऐसे जो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के साथ भी शायद उनका इतना इखलास न हो। देखिए, फ़ौज और कौमी अदारों के हवाले से हमारी बिल्कुल अप्रोच डिफरेंट है। खान साहब के साथ मैं अक्सर बात करता हूँ और वो एग्री भी करते हैं। देखिए, खान साहब भी फ़ौज के हवाले से, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि फ़ौज ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत अच्छा सलूक किया माजी में। कोई ऐसी बात नहीं है। न्यूट्रल और मीर जाफर इन चीज़ों से एग्री नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मैं इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। उसके लिए बुनियादी तौर पर देखें, हमारी पार्टी के अंदर मीटिंगें जब होती हैं, उसमें बाद लोग खामखा का एक दुआ देने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे अच्छा काम हुआ होता है उसको देखें, कौमी अदारे दुनिया में जहाँ पे अफवाज नहीं होती वो मुल्क नहीं चला करते। देखें, फ़ौज का एक स्ट्रांग फ़ौज का एक तो आप अपने सिविल अदारे बिल्ड नहीं करते। हमारी सियासी लीडरशिप ये मानने को तैयार नहीं। देखिए, आपका सिविल डिफेंस कहाँ पे है, आपके रज़ाकार कहाँ पे हैं? अभी ये जो हम आग बुझाने की जो सेंटर्स की आपने शुरू से की, अभी फौरी तौर पर 111 ब्रिगेड को रिक्वेस्ट की गई कि जी आप मूव करें। जो सिविलियन है ना, देखिए, आप पोलियो के कतरे फ़ौज के बगैर नहीं पिला सकते, सैलाब आ जाए दरिया पार नहीं कर सकते। दुनिया में सिविल इदारे इतनी पोजीशन में है कि आप फ़ौज को इन चीज़ों में क्यों उलझाते? बर्फ़ पड़ जाए 4 फुट की, वहाँ बंदे फंस गए, टूरिस्ट फंस गए, आप नहीं निकाल सकते। खान साहब आप जैसे मुखलिस दोस्त की बात भी नहीं मानते? खान साहब देखें ना, उनके लिए यह कि उनके बहुत सारे लोग सामने आते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पे देखा कि खान साहब फ़ौज के बारे में ये कहते हैं कि हमें फ़ौज से कोई इख्तलाफ नहीं। चूँकि इसके अंदर एक वाक़या हुआ और उस वाक़े के हवाले से फिर जो दाएं बाएं और लगी बुझाई। और मैं एक और चीज़ भी आपको बताऊं कि ये जो बहुत सारे हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग होंगे कि जो प्लांटेड भी होंगे, वो खान साहब को भी नुकसान पहुँचा रहे होंगे, किसी और पार्टी को भी वजारत पक्की करके आए होंगे कि एडवांस ही सोनू पक्की कर लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग आए, उस चूँकि लोगों का जो सलवाड़ा जो बात कर रहे हैं कि एक दो बंदे हैं वो खान साहब के जानशीन बनने के लिए उनके कान भरते हैं, इस पर मैं जानशीन नहीं करता नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारी एक तस्वीर वायरल हुई थी। हम यहाँ ज़मीन पे बैठे थे, खान साहब आ रहे थे केपी से, जिसमें मैं था, CM GB थे, अली अमीन गमडापुर साहब थे, जैन कुरैशी थे, शाह महमूद साहब के बेटे, और कुछ हमारे वज़रा GB के यहाँ के थे। मैंने उसमें उनको कहा कि आप ये देखें कि बहुत सारी हमारी बड़ी पार्टियाँ कहती हैं कि जी इससे बात करोगे तो आगे चलेगा। खान साहब ने आज तक तो न तो कोई जानशीन दी है, लेकिन जब जानशीन नहीं दिया तो उस पार्टी के अंदर ये अलमिया तो है कि हर बंदा, लेकिन देखें, पार्टियां चलाने के लिए आप में वो ग्लैमर होना चाहिए, आपका वो अंदाज़ होना चाहिए कि क्या लोग, आप लियाकत बाग में जलसा करेंगे, लोग इकट्ठे नहीं, वो तो खैर खान का मुतबादिल कोई नहीं बन सकता। एक और खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरी हुकूमत अमेरिका ने साजिश करके गिरा दी है, और अमरीकी सफ़ीर की आपने इतना रेड कारपेट इस्तकबाल किया और उनके साथ बड़ी आओ भगत की और मुलाकात की, तो आप खान साहब के उस बयानिए पे यकीन नहीं रखते, या कि फिर ये एक लिहाज से तजाद नहीं हुआ? देखिए, मैं ये कहूँगा साफ़ी साहब कि आप इस बात का क्रेडिट देंगे कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिकन एम्बेसडर का 2-3 रोज़ा दौरा होना आज़ाद कश्मीर का। मेरे वो घर में आए, जो मेरा अपने गांव के अंदर घर है, मैं शहर में नहीं है वो घर, लेकिन हमारे मुजफ्फराबाद में वो यूनिवर्सिटियों में गए, हमारे जो लेजिस्लेटर हैं उनको मिले, अवान सदर में गए, और उन्होंने बहुत सारी अपनी प्रोग्राम बना के आए थे। और फिर स्पेशली के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के हवाले से क्या सूरत हाल है। हम चूँकि कबायली लोग हैं, हमारी भी अपनी ईगो और उसके हवाले से कि जी एम्बेसडर आया हो तो हम उससे पैसे मांग रहे हैं, हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दी अपने हालात में। देखें, आज़ाद कश्मीर में वसाइल की बहुत कमी है। हमारे पास वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, अवलांच आते हैं, और हमें पता चौथे दिन लगता है। अभी हम अपने इदारे स्पार्को और पाक सेट के साथ हम करने की कोशिश करेंगे, हमें इमेज आ जाया करें ताकि हम रेस्क्यू कर सकें। फिर SDM जो वहाँ का स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारा है, उसके कोई वसाइल नहीं। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो कलाड़ी के ऊपर पत्थर आ गया, अंदर सर्वाइवर भी हैं, जिंदा हैं, उनको काटने के कलाड़ी से गाड़ी काटी जा रही। तो हमारे बहुत सारे एरियाज़ में हो सकता है हादसा हो गया तो रेस्क्यू अगले दिन पहुँचेगी।
इस वक्त दुनिया में ट्रामा हो तो ट्रामा के फौरी बाद अहलिये जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास होते हैं, सिविल डिफेंस के पास होते हैं, अफवाज के हेलीकॉप्टर नहीं होते। यहाँ सिर्फ फ़ौज अपने आप को देखें, फ़ौज जब अपने आप को मैनेज करके चलती है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चलती है, पुराने मतलब गाड़ियाँ हों हेली हों उसको यूज़ करते। सिविल इदारों को हमें बनाना चाहिए। ये सिविल हुकूमतें बात कर रही है ना, उनके किसी ने हाथ नहीं पकड़े तो ये अमेरिकी सफ़ीर ने कोई इस हवाले से मदद ये की बड़ा मैं आपको वादा बताऊँ किया है? देखें इंडियन मीडिया का जी हालत है 2-3 दिन से कि जी उसका वहाँ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के पास जाना, और उसने बड़ा खुल के आज़ाद कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर का ये एक हमारी सक्सेस है और इंडिया के लिए भी मतलब जो चीज़ उस तक पहुँचनी चाहिए थी मेरा ख्याल है पहुँच गई है। कोई हुकूमत की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मदद का भी वादा किया है? उनको हमने ये कहा, हमने उनसे डायरेक्ट पैसे नहीं मांगे, हमने उनको कहा कि यूएसएड प्रोग्राम होते थे और यूनाइटेड नेशन के होते, तो आप उनसे प्रेजेंटेशन हमने उनको दिखाई। उस दिखाने के बाद हमने उनको कहा कि जी आप उनको लेटर लिखें। पहले भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में देखें, इस वक्त WHO हमें कुछ थोड़ी मदद कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है ना वो बहुत बुरी हैं। मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था कि मैं एक सरकारी अस्पताल में गया, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी दूसरे सरकारी अस्पताल का विज़िट करता, क्योंकि जो जज्बाती और इमोशनल आदमी होता है उसके लिए मुश्किलात होती है। वहाँ अगर आपका पेशेंट जो बेड के ऊपर लेटा हुआ है वो अगर आपको कहे कि जी ये नीडल या कैनोला भी नहीं है तो हुकूमत क्या चीज़ है? अच्छा, ये जज्बाती और इमोशनल से मुझे याद आया, मसलन आपकी मैं उस रोज़ स्पीच सुन रहा था जब राजा फ़ारूक हैदर साहब के साथ वाक़या हुआ था। वो बिल्कुल एक मुदब्बिर का, एक स्टेट्समैन का, एक बहुत कूल माइंडेड बंदे की वो तकरीर थी। दूसरी तरफ हम कभी आपको जज्बाती होते हुए, रोते हुए देखते हैं, कभी आपको इस हालत में देखते हैं कि जी आप माइक का भी सही इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू कैसे हैं? असल में ये जो माइक का इस्तेमाल ना होने का तो वो जो बुनियादी तौर पे उसका हमारे जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, कोई भी गैर रवायती आदमी जिस सरकार के पैसे नहीं है, मैं जब जिस हल्के से कॉन्टेस्ट करके आया, हमारे दोनों हल्के आपस में जुड़ते हैं और दरिया दरमियान में दरिया से ओवरलैप होते हैं। उससे मैं जब जीत के आया तो मैं सिर्फ मेरा ख्याल था मैं 8 दिन गया हूँगा, और 8 दिन भी एक दिन में 4 घंटे या 3 घंटे या मैक्सिमम किसी दिन 5 घंटे। अभी मुझे लोगों ने कहा नहीं सर आप 9 दिन आए थे, चले 9 दिन लेते। मैं पूरे आज़ाद कश्मीर में कैंपेन कर रहा था और मेरी रिकॉर्ड पे तकरीरें हैं कि मैंने खड़े होकर कहा कि जी मैं आपके पैसे नहीं खाऊंगा, मैं आपके लिए मुझसे आउट ऑफ बॉक्स मांगे बातें, ये स्कूल अपग्रेड करना, पानी देना, टंकी देना आपका हक है, हमारा फ़र्ज़ है, इस पर सियासत हो ही नहीं सकती, ये आपको मिलनी है। मैं आपके लिए जो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट आसमान को छूती है। अब लोग ये देख रहे हैं कि मेरी जब मैं वजारत में आया, PPI जो हाउसिंग की वजारत थी उसमें तमाम बड़े अफसर और इवन 2 मेरे रिश्तेदार थे जो ग्रेड 20 के थे, सब ने तबादले करा लिए। जब मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं लेता, जब मिनिस्टर कह रहा है मैं कुछ नहीं लेता, तो वो भाग गए। जब सेक्रेटरीज या इस तरह के ऑफिसर किसी को कहते हैं कि सर वहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं और वो आपने बताना है, तो वो सुबह शाम उसके पीछे चलते हैं कि यार कैसे निकलेंगे पैसे। अब ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। रोने वाली बात ये है कि देखें आपके एक आदमी को, इंसान को आप 100 रुपया महीना दे रहे, क्या 100 रुपये में बाजरा आ सकता है, गंदम आ सकती है? मुर्गी की अगर खुराक नहीं आ सकती, वो इंसान मर्द है या औरत है, वो किसकी तरफ देख रहा होगा? ये बुनियादी तौर पे मैंने कहा कि क्यों इंसानियत की तजलील कर रहे हैं। मुझे पिछले यहाँ चीफ सेक्रेटरी थे, उस वक्त मेरा आज़ाद कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप कुछ सदका, तो मुझे पता आप करते हैं, चूँकि यहाँ जब शुरू में AC आए थे मैं जानता हूँ उनको। कहने लगे जी कुछ देखें पकवाएँ, ख़वातीन आती हैं सोशल सिक्योरिटी लेने 400-450 रुपये, किन पहाड़ों से उतर के आती हैं, जो वैगन पे पैसे इतने खर्च हो जाते हैं बस पे कि जो उनको यहाँ से मिलते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद कश्मीर में एक वो तबका है कि जिसके कुत्ते जो है ना मक्खन खाते होंगे, बहुत अमीर होगा, कई हज़ार फैमिलियों की कफालत करता होगा, लेकिन एक वो है जिसके पास शाम को आधा सेर आटा नहीं है कि वो अपनी खुल के रोटी पका के चपाती खा सके। वो चटनी के साथ खाता है, लस्सी के साथ खाता है, या जिस चीज़ के साथ खाता है वो खा सके। वो किफ़ायत से शायद कहेगा कि इस चपाती को जितना पतला बना सकते हो बनाओ ताकि मैं खाना खा। ये एक हकीकत है। उसमें देखें मैं जो अस्पतालों की बात कर रहा हूँ ना, कि ये अगर आप आज़ाद कश्मीर में 100 बेड का ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल नहीं बना सके, ठीक आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशन होता है, खुले ऑपरेशन के साथ उनको पिंडी रेफ़र कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर पे कोई माइक की शरारत करेगा, कोई और शरारत करेगा, कोई डबिंग करेगा, वो ये एक जो सबसे बड़ा एक बात के ऊपर वहाँ कॉन्सेंसस है, सिवाय चंद मुस्तस्नियात जिसको कहते हैं एक्सेप्शंस के, कि यार देख लवांगे,
उन्होंने कहा भाई ये पहली दफ़ा आया, फ़ौरन जीत भी गया, वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल होकर ऊपर चले गए। हमने सरदार कयूम न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया था। उनका मसला पता क्या था, 16 वज़रा थे, चूँकि आज 13 अमेंडमेंट हुई है, 16 वज़रा में से 16 में से एक भी उनके साथ नहीं था, 16 ने साइन कर दिए थे अदम एतमाद पर। वो पार्टी ऑन नहीं कर रहे थे, चूँकि उनको पार्टी से लेना देना कुछ नहीं था। मैंने उनको ये कहा हुआ था कि हज़रत आप बन के हमारे लिए काफ़ी है, मुझे पार्टी चलाने दें, अगर एक भी अपना रिश्तेदार आपको रेफ़र किया तो फिर आप कहिएगा कि हम गुनहगार हैं। मैं सिर्फ आपके पार्टी के वो लोग दूंगा जो खान के साथ 15 साल से 20 साल से चल रहे हैं। आज आप उनको चीनी आटा नहीं दे रहे, वो अपने घर से खा के बाहर आपका नारा लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो क्या समझें कि उनकी कौन सी हुकूमत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ के लिए, और आप ये देखें कि हमारी बार बार आवाज़ बुलंद करने से जिसका लोगों को फील होगा, इन लीडरों में से कोई उठ के बताए कि अमेरिकन एम्बेसडर तो दूर की बात है, कभी किसी जूनियर से जूनियर आदमी को भी ये लेके गए हो। अमेरिकन एम्बेसडर ने जाने के बाद अभी उनका एक शोबा है जो इन चीज़ों को डील करता है, उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से रब्ता कर लिया कल ही, उन्होंने कहा जी मीटिंग करनी है। तो जो वो मामला वो जो इंडिया से मुतल्लिक है उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। उसने बहुत पॉजिटिवली समझा, हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं उनसे। और हिंदुस्तान के हवाले से मैंने कहा कि देखें ये ज़मीन नहीं है, 1.5 करोड़ लोग हैं, अगर दुनिया में रेफरेंडम हो सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में कमिटमेंट है, हम रेफरेंडम फेस करने को तैयार हैं, वो भी फेस करें। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब। नाज़रीन, वक्त मज़ीद इजाज़त नहीं देता, वरना तो जो असल मौजू है उस पे बात हम आज नहीं कर सके, और वो है मकबूजा जम्मू कश्मीर का मौजू, कि जहाँ के बासियों को न सिर्फ ये कि इंडिया ने 70 साल से नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा हुआ है, बल्कि हालिया बरसों में इंडिया ने उसको एक बड़े जेल में तब्दील कर दिया है। तो सरदार तनवीर इलियास साहब से अनकरीब हमारी दरख्वास्त होगी कि उस सिलसिले में भी उनके साथ हम एक तफसीली इंटरव्यू कर सकें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या कर रही है, और वफाकी हुकूमत से उनके क्या मुतालबात हैं, क्या गिले हैं, क्या शिकवे हैं, क्योंकि असल मौजू वही है। सरदार साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।